आज बिहार और बंगाल में चढ़ेगा चुनावी पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से एनडीए प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बंगाल के कूच बिहार में निशाने पर होगी टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संभाली कमान। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक भी आज। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांटेंगे गारंटी कार्ड्स। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। हेमा मालिनी समेत कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। पप्पू यादव भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में दाखिल कर सकते हैं नामांकन। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के कारण कार्रवाई। संजय निरुपम आज करेंगे अगले कदम का खुलासा। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू होगी आज पहली घरेलू जीन थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगी शुभारंभ। शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बहस आज। 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं के कविता। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स के साथ सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंदी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री आज बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। जमुई में होने वाली सभा से बिहार में एनडीए की चुनावी रैलियों की शुरुआत भी हो जाएगी। जमुई में हो रहे एनडीए के इस पहली चुनावी सभा के सभी घटक दलों के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जमुई के लोगों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री इस निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में अपना प्रचार अभियान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार दौरा है। भाजपा बिहार की सभी 40 सीट समेत 400 से अधिक सीट जीतने के राजग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआईएम ने अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को वो इसमें शामिल करने वाली है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होनी है। पहली बैठक में केंद्र में सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से करीबन 4.25 लाख से अधिक सुझाव मिले। नमो पर लगभग 1 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं और पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच की जाएगी। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी आज चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले एक जनसभा भी होगी। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। हेमा मालिनी पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो पार्टी ने यहां कल ही अपने प्रत्याशी के तौर पर मुकेश धनगर के नाम का ऐलान किया। वो भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव की जिद कही या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा। उन्होंने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को हाई प्रोफाइल बना दिया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के 2 बड़े दल हैं और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी नहीं हैं। आज वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों दिए गए उनके बयानों से ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब हर किसी की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो कांग्रेस का अगला कदम आखिर क्या होगा? पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अगर हम नजर डालें तो 16 घंटे पहले उन्होंने लिखा, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। कल जन नामांकन में सब आशीष देने आए। पूर्णिया के सम्मान में आपके आशीर्वाद से पप्पू यादव मैदान में है। प्रणाम पूर्णिया से कुछ लोग इतने चिढ़े हुए हैं कि उसका अपमान करने के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी मां पूर्णिया 26 अप्रैल को उनका जमानत जब्त कर जवाब देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकासनगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा आज दोपहर 12:50 पर पिथौरागढ़ में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे करीब 3:30 बजे देहरादून के विकासनगर में एक और रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की अभी तक कई सूचियां आ चुकी हैं, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के जो नाम है उसकी घोषणा नहीं की गई। लंबे समय से कांग्रेस का इन दोनों सीटों पर कब्जा रहा, लेकिन बीते चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार मिली। सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद ये तय है कि रायबरेली से कोई नया कांग्रेसी उम्मीदवार ही मैदान में होगा और वहां अमेठी से राहुल गांधी की दावेदारी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में शून्य की आशंका, ये वो खतरा है
जो हर कांग्रेसी को भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस उसके हिस्से आई 17 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन शेष बची 4 सीटों में अमेठी व रायबरेली की उम्मीदवारी को लेकर पूरे देश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। भले ही कांग्रेस ने अब तक लोकसभा के लिए 231 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हो, लेकिन कांग्रेस अब तक गांधी परिवार की परंपरागत सीट माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली से आखिरकार क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। बहरहाल पिछले चुनाव में अमेठी सीट पर अपने तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी की हार से पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। भाजपा की किलेबंदी देखकर कोई फैसला ले पाना उसके लिए बेहद कठिन हो गया है। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस के साथ देश है और देश के साथ कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए है, ये बात याद रखिए। और रायबरेली, अमेठी, सारी सीटों पे हमारे कैंडिडेट्स का नाम तैयार है। आप परेशान मत होइए मोदी जी, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली सीट छोड़ चुकी हैं और उम्र के इस दौर में राजस्थान की राज्यसभा सीट के जरिए संसद पहुंच गई हैं। उनके जाने के बाद उम्मीद यही है कि रायबरेली सीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं बुधवार को वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद भी राहुल गांधी अभी भी अमेठी में पिछली हार से असमंजस की स्थिति में दिख रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का मानना है कि हार के डर के कारण कांग्रेस के बड़े लीडर इन सीटों पर उतरने से कतरा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास न नेता बचे हैं न कार्यकर्ता, और जहां तक रायबरेली और अमेठी का सीट का प्रश्न है तो गांधी परिवार इन दोनों सीटों को अपनी विरासत की सीट मानती रही है। लेकिन 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने चुनाव हरा दिया और टाटा बाय बाय कर दिया, और 2024 के चुनाव के पहले रायबरेली में स्वयं सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर रायबरेली की जनता को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि सोनिया गांधी ये जानती थी कि यदि मैं इस बार इस रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी तो निश्चित रूप से मेरी हार हो जाएगी। गौरतलब है कि दोनों ही सीटों पर लोकसभा चुनाव में अभी तक सिर्फ 3 बार ही किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को सफलता मिली है। रायबरेली सीट की बात करें तो वहां पहला चुनाव 1952 में हुआ और कांग्रेस के फिरोज गांधी सांसद चुने गए। इसके बाद 3 बार इंदिरा गांधी, 2 बार अरुण नेहरू, 2 बार शीला कौल, 1 बार कैप्टन सतीश शर्मा और 5 बार सोनिया गांधी कांग्रेस से सांसद चुनी गई। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण और 1996 व 1998 के चुनाव में भाजपा के अशोक सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। इसी तरह अमेठी में अब तक कुल हुए 16 लोकसभा चुनाव में से 13 में कांग्रेस को विजय मिली है। सिर्फ 1 बार भारतीय लोकदल और 2 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के आखिरी सांसद राहुल गांधी रहे, जो 2 चुनाव जीतने के बाद तीसरे चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से पराजित हो गए थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। बात कांग्रेस नेता संजय निरुपम की, जिन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस बीच संजय निरुपम ने भी कल एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। लिखा था कि 1 सप्ताह का समय पूरा हुआ और अब मैं खुद फैसला लूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगी। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक्स पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उन्हें अच्छे जीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीज को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाले सेल्स को टारगेट करती है। और अब बात रामनगरी अयोध्या की, जहां आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। यहां प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के किसी भी धर्मस्थल पर पहुंचने वालों की तुलना में बहुत ज्यादा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। रामलला के दर्शन के लिए
देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहां 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर पहुंचने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। आंकड़ों को देखें तो ईसाइयों के पवित्र स्थल वेटिकन में साल भर में लगभग 90 लाख लोग पहुंचते हैं। वहीं मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का में पिछले साल भर में 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे थे। ऐसे में केवल लगभग 1.5 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालुओं का पहुंचना बहुत बड़ी संख्या है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। 10 मार्च को लगभग 2.25 लाख लोगों ने मंदिर रामलला के दर्शन किए। 17 मार्च को लगभग 1,75,000 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब उन्हें अयोध्या में आकर ऐसा महसूस होता है जैसे वो त्रेता युग की राम नगरी में हो। श्रद्धालु वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रबंधों से भी बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं। रामलला के साक्षात दर्शन कर आह्लादित श्रद्धालु की आराध्य के प्रति भक्ति का भाव स्वतः ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सिर्फ एक बार रामलला को साक्षात देखकर मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने दोबारा दर्शन किया। रामलला को देखकर मन को असीम शांति की अनुभूति हुई है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा है भाई, जाओ सब लोग दर्शन करो उनकी जाकर। अब रामलला चाहे तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। मतलब जय श्री राम बोल रहे हैं और ये मन से ऐसा अब लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करके आए। साक्षात भगवान हमारे सामने थे और उनका दर्शन हमारे लिए ऐसा अनुभूति है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं तो जब दर्शन करने गई एक बार, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं करके मेरा मन नहीं भरा। मैं एक बार करके आ गई, फिर मैं दोबारा दर्शन करने गई, पूरी लाइन में खड़ी होके फिर दोबारा दर्शन करके आई। मुझे इतना अच्छा आनंद आया, इतना ज़्यादा। मुझे इतनी उत्साह हो रही है उनसे मिलने के लिए। आज मिली तो मुझे ऐसा रोना सा भी आ गया कि काश मैं पहले उनसे मिलती। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, फिर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं है। इसकी बड़ी वजह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रबंध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब अयोध्या बहुत बदल गई है, मानो जैसे हम सभी त्रेता युग में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को एक बार जरूर रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को अपना अकाउंट आभा आईडी के साथ लिंक करने के लिए अनिवार्य कर दिया। ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। सभी मौजूदा सीजीएचएस लाभार्थियों को अपनी आईडी को 30 दिनों के अंदर आभा आईडी के साथ लिंक कराना होगा। आपको बता दें कि आभा एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है और इसका आयुष्मान भारत योजना से कोई लेना देना नहीं। अब तक देश के 55 करोड़ लोगों ने आभा आईडी बना ली है। देखिए रिपोर्ट। आभा एक नंबर है जो कि आधार से लिंक्ड है और ये डिजिटल आपकी हेल्थ आइडेंटिटी है। जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसमें एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री में, जिसमें देश के सभी नागरिकों का आभा कार्ड बनना है। इसका कोई भी संबंध आयुष्मान भारत योजना से नहीं है। ये जैसे कि आधार सबका बना है वैसे ही डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबका रहे, केवल इसका उद्देश्य ये है। और आपका पूरा उस पर अधिकार है कि आप उसको किसी से शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो हम केंद्र सरकार के जो हम एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर हैं, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इसके अंदर जो है अपना आभा कार्ड बनाएं और इसका लाभ हमें ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगी। चाहे हमने सीजीएचएस का बेनिफिट लिया या कहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो हमारा पूरा हेल्थ रिकॉर्ड हमारे को एक जगह उपलब्ध हो पाएगा। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य के साथ 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य भी शामिल है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद से खास बात की। आइए देखते हैं।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, जो बात कर रहे हैं एक नई रिपोर्ट की जो अभी आया है, पेश किया गया। सर, इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2070 तक नेट जीरो अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक्चुअली ये जो रिपोर्ट बनी है ये काफ़ी तथ्यों के आधार पे बनी है। उसमें सब डालना पड़ता है कि आपकी क्या क्या एनर्जी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, you have solar, offshore wind, all those things are put in, and nuclear energy also put in. Now looking at all the possible sources जो भी हमारे हैं और जो हमारी एनर्जी की कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना आप ले सकते हैं, उसमें इन्होंने ये दिखाया है इस मॉडल में कि अगर आपको नेट ज़ीरो कार्बन 2070 तक लेना है, जो हमने कमिट किया है, उसके लिए हमारा एनर्जी में क्या क्या मिलाएंगे। उसमें न्यूक्लियर को जिसको रिन्यूएबल के साथ जोड़कर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर को एक ही बास्केट में डाला है, उसमें क्या वो है। तो ये काफ़ी एक साइंटिफिक रिपोर्ट है बेस्ड ऑन जो हमारे मॉडल्स हैं। सर, 2030 तक भी हम लोगों ने एनडीसी टारगेट्स दिए हैं, तो ये जो रिपोर्ट है आपको लगता है बहुत बड़ा उसमें योगदान प्रदान करेगा? जब तक आपके पास एक रोड नहीं है, आप चलेंगे कैसे? तो ये इस रिपोर्ट से हमको इंडिकेशंस हैं, हमारे को प्लानिंग में क्या करना है, सब मिलके है। तो ये रिपोर्ट से काफ़ी ये फ़ायदा होता है कि हमारी थिंकिंग में, जैसे आपके पास 10 सिनेरियो हैं, उस 10 में से आप किधर जाएंगे, और आप ये नहीं कर सकते कि एक साल इसमें जाएं, दूसरे साल इसमें जाएं। तो ये कंसर्टेड एफर्ट होता है। तो इस रिपोर्ट से काफ़ी ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो प्लानिंग है, जो भी हो रही है, इसको और कैसे साइंटिफिक बनाकर अपना टारगेट अचीव करें। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर की राशि की जरूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2070 तक नेट जीरो। आपको लग रहा है कि ये राशि आ सकती है और इसको आगे लेके जा सकते हैं? और बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि जो हमारी कमिटमेंट है नेट ज़ीरो कार्बन की, अगर उसको लाना है और जो हम लाएंगे, उसमें ये जो नंबर्स हैं ये इतने ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि इसकी बहुत ही फ़ायदे हैं और भी एरियाज़ में। तो ये होलिस्टिक प्रोजेक्ट को मान के चलिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर अजय सूद, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो बता रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है अगर भारत को 2070 तक नेट जीरो करना है। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब बात खेल जगत से जुड़ी खबरों की। आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने भी 3 मैच खेले, उन्हें 1 मैच में जीत और 2 मुकाबलों में मिली हार। टीम 8वें स्थान पर है। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली गुजरात टाइटंस अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता संदेश के साथ। आप भी एक सजग मतदाता बनिए और अपने मत अधिकार का उपयोग जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी।